हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप सेठ एंड आप लोग देख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि आज का इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसका। तो सीबीएसई एनसीईआरटी जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जिसके जो जो थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हों ग्रेजुएशन पे, ठीक है, उसके बाद भी उन लोगों का भी केटीजी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो उन लोगों को भी हेल्प होगा इस सेशन पे। तो हम पूरा ये सेशन जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला ये, बिकॉज छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं इसमें जिसको हम मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन है इसका, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को आज डिस्कस कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू वीडियोस में काम आएंगे। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, है ना। जैसे गैस है, एक गैस तो दो टाइप का है, केमिस्ट्री से वो चीज़ पता होंगे, रियल गैस एंड आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इन जनरली आइडियल गैस तो दिखता नहीं है, ठीक है, बट हाँ कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रियल गैसेस जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो जो गैसेस हैं रियल गैसेस, वो भी आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, है ना। रियल गैस जो होता है वो फॉलो करते हैं वैंडरवाल इक्वेशन को। वैंडरवाल इक्वेशन अगर हम एक मोल के लिए लिखें तो कुछ ऐसा है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। और अगर हम एन मोल के लिए लिखें तो कुछ ऐसा होता है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी हो जाता है, एन आर टी। तो ये बेसिकली वेंडरवल गैस इक्वेशन है वन मोल एंड एन मोल के लिए। तो हम वन मोल के लिए अभी के लिए लिख रहे हैं इसको। नेक्स्ट जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी इन जनरल, एंड अगर हम एन मोल लेंगे या म्यू मोल लेंगे, म्यू मोल लेते हैं तो सिंपली पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी हो जाएगा, और अगर मान लो एन मोल लेंगे तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे म्यू आर टी देखे होंगे, कहीं कहीं पे एन आर टी। तो म्यू एंड स्मॉल एन क्या है, वो बेसिकली द अमाउंट ऑफ मोल को इंडिकेट करते हैं कि कितना हम गैस लिए हैं उसमें, ठीक है, उस कंटेनर में या सिस्टम में कितना गैस लिए हैं। अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम नया चीज़ क्या पढ़ेंगे, तो इसमें काइनेटिक थ्योरी मतलब गैस का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैपिडली मोशन पे होते हैं, मतलब कुछ वेलोसिटी, कुछ मोमेंटम, कुछ प्रेशर, ये सब कुछ मिलेगा उसका। तो वो चीज़ को हम यहाँ पे लेके डील करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ तो ये है कि गैस का हर एक मॉलिक्यूल्स को ट्रीट करना इंडिविजुअली पकड़ पकड़ के, ये थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट होगा, ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे ज़्यादातर हम बात करेंगे एवरेज चीज़ का, ठीक है। एवरेज मतलब ज़्यादातर जहाँ पे भी हम देखेंगे वहाँ पे देखेंगे कि मीन करके या एवरेज करके उसको किया जा रहा है, ठीक। ये काइनेटिक थ्योरी का बेसिकली मतलब हम एक एजाम्सन भी मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो अचानक अगर पूछ देते हैं कि स्टूडेंट का कितना मार्क्स हुआ, क्लास का, तुम्हारे क्लास पे जितना भी स्टूडेंट है कितना मार्क्स आया, तो हर एक का इंडिविजुअली बोलने से अच्छा है कि एवरेज एक बोल दो कि इतना परसेंट, एवरेज 60 to 70% मार्क्स आया, या 70 to 80%, 80 to 90%, जो भी होगा वो अकॉर्डिंगली बोल देंगे, है ना। तो वो बोलना बेहतर है ना। एंड ऑल्सो उसको कैलकुलेट करना भी आसान होता है, तो इसलिए तो ये पहला चीज़ है। दूसरा, जब हम कोई भी मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स को ट्रीट करेंगे काइनेटिक थ्योरी में, तो उसको हम स्फेरिकल शेप में लेंगे, मतलब कोई भी एब्रप्ट शेप हो सकता है लेकिन उसको हम स्फेरिकल पे लेंगे, और जितना भी उसमें एनर्जी होगा, गैस मॉलिक्यूल्स जितना भी, कोई मॉलिक्यूल्स मान लो रेस्ट में है, फिर भी हम बोलेंगे कि नहीं वो रेस्ट में नहीं है, क्योंकि ये आइडियल थ्योरम है जहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि गैस, जितना भी गैस मॉलिक्यूल्स है, सारा मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहा है, कहीं पे एक मॉलिक्यूल्स भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी है। जितना भी एनर्जी होगा टोटल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, अगर हम बोले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूँ अभी, अगर मान लो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में बोल रहा हूँ, गैस मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। तो वो टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगा वो बेसिकली सम ऑफ क्या होता है, जनरली काइनेटिक एंड पोटेंशियल होता है। पर इन केस ऑफ आइडियल गैस सिचुएशन जहाँ पे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो टोटली हम डील करेंगे उसके काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर के ऊपर। ये इंडिविजुअल एक पार्टिकल के लिए बोल रहा हूँ, अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा मैटर है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में, कि जो जितना भी टोटल इंटरनल एनर्जी होंगे वो पूरा और पूरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे होंगे। ठीक है, ये पहला एजम्पशन है। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है कि जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो एक मॉलिक्यूल्स मान लो इधर एक्स एक्सिस पे जा रहा है, दूसरा वाई पे, तीसरा जेड पे जा रहा है मान लो, तो अगर कोई भी डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा हो तो ईच एंड एवरी डायरेक्शन पे उसका वेलोसिटी सेम है। मतलब मान लो एक मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इधर मान लो एक्स है, इधर मान लो अच्छा इधर एक्स करते हैं, इधर वाई एंड इधर जेड। ठीक है, ये वाई है एंड ऊपर जेड है। तो अगर मान लो एक्स डायरेक्शन पे कोई भी मॉलिक्यूल जिसका वेलोसिटी vx है, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मैं बोल रहा हूँ जिसका वेलोसिटी vx है, तो और y डायरेक्शन पे अगर vy है, z डायरेक्शन पे अगर vz है, तो ऑब्वियसली vx इज इक्वल्स टू vy इज इक्वल्स टू vz हो जाएंगे। एंड हाँ, इसका एवरेज अगर लेंगे, मान लो कि मल्टीपल मॉलिक्यूल्स है, उसमें मल्टीपल को एक साथ ट्रीट किया जा रहा है, तो उस टाइम पे Vx का बार Vy मतलब मीन जो एवरेज होंगे वो वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, Vx बार इक्वल्स टू Vy बार इक्वल्स टू Vz बार हो जाएंगे बेसिकली फॉर ए पर्टिकुलर एंड इंडिविजुअल गैस। तो अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, एक गैस मॉलिक्यूल, अगर वो v वेलोसिटी पे जा रहा है, वेलोसिटी इज ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी, अगर v वेलोसिटी पे जा रहे हैं तो तुम क्या बोल सकते हो यहाँ से कि इसका Vx स्क्वायर Vx आई कैप, Vy जे कैप एंड Vz के कैप हो जाएगा, है ना। x कंपोनेंट के लिए Vx आई कैप, y कंपोनेंट के लिए ये होगा एंड z कंपोनेंट के लिए ये हो जाएगा। एंड फाइनली इसका अगर हम मॉड लेंगे तो क्या आएगा, दैट इज Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर एंड अंडर रूट करना होगा, है ना। तो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर एंड अंडर रूट, अगर हम V स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपली रूट हट जाएगा, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ से मिला क्या एक्चुअली, कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अगर हम देखें उसका, तो वो तीन कंपोनेंट के सम के बराबर है, तीन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर के सम के बराबर है ना। अभी हम मान लो एवरेज अगर करेंगे तो एवरेज लेंगे तो वो भी मतलब दोनों ये वैल्यू का तो तीनों का वैल्यू सेम होगा, तो तीनों यहाँ पे बेसिकली एवरेज भी सेम होगा एंड Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz स्क्वायर अगर सेम है तो इसको हम 3 इंटू Vx स्क्वायर बार भी ले सकते हैं, बिकॉज ऑल वैल्यूज आर सेम एंड फाइनली हम लोगों को Vx स्क्वायर बार का वैल्यू आ जाएगा V स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या ट्रीट करना है, इसमें गैस को क्या मान लेना है, इसको मान लेना है कि एक सेकेंड, हाँ, इसमें क्या मान लेना है कि गैस जो है, कोई भी गैसियस सिस्टम जो है वो आइसोट्रॉपिक है। क्या है, आइसोट्रॉपिक है। देखो दो टाइप का सिस्टम हो सकता है, आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक। हो सकता है कि ये पता नहीं है तुम लोगों को, इसलिए ही इंट्रोडक्टरी क्लास बहुत अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारा नया टर्म्स, काफ़ी सारा चीज़ सीखने को मिलता है इसमें। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से बोलूँगा इस क्लास में, इसके बाद का जो क्लास होंगे इस चीज़ का ही हेल्प लेके वो क्लास होंगे। देखो आइसोट्रॉपिक होता क्या है मान लो कि एक ग्लास स्लैब मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एक ग्लास स्लैब है यहाँ पे, ठीक है। अभी इस ग्लास स्लैब पे जो एक मान लो मैं बीच में एक ओरिजिन ले लिया, अभी इधर एक्स एक्सिस पे जाएंगे, वाई एक्सिस पे जाएंगे और जेड एक्सिस पे अगर हम मूवमेंट करें, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन पे हम अगर मूवमेंट करें तो बेसिकली हर साइड पे ही सिमेट्री देखने को मिलेगा, हर साइड पे सिमेट्री देखने को मिलेगा, मीन्स हर डायरेक्शन पे सिमेट्री है। सेम तरीके से ये एनाइसोट्रॉपी पे सिमेट्री नहीं मिलेगा।
लेकिन हाँ, आइसोट्रॉपिक का गैसियस सिस्टम पे अगर हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं तो उसका मैटर थोड़ा अलग हो जाता है। मीन्स तो तब बोलना होगा कि ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेम इन एवरी डायरेक्शन। मीन्स अगर हम एक्स एक्सिस पे जाए, मान लो हम ये एक गैसियस चेम्बर है, गैस चेम्बर पे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा राइट साइड पे एक्स एक्सिस की ओर गया, देखा कि इधर एक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऊपर जाएंगे तब यहाँ पे भी देखेंगे एक पार्टिकल, इधर जाएंगे तब यहाँ पे भी देखेंगे एक पार्टिकल, एंड हर एक पार्टिकल का, 3 पार्टिकल का मास भी सेम होगा। अगर हम इस पार्टिकल का, मान लो ये जो पार्टिकल है, इसका अगर हम 3 डायरेक्शन पे वेलोसिटी देखें, वी एक्स वी वाई वी जेड, वो भी सेम होगा। अगर हम मोमेंटम देखें वो भी सेम होगा। तो ईच एंड इंडिविजुअल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ ए मॉलिक्यूल वो सेम होगा, ईच एंड एवरी डायरेक्शन पे वो सेम होगा। क्लियर? ओके, ये एक फैक्ट है आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या एजम्पशन आता है? तो तीसरा एजम्पशन है कि इसमें जो भी कॉलिशन होगा, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में या गैस के साथ वॉल का एक कंटेनर पे मान लो गैस मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसा तो नहीं कि वॉल को वो छोड़ देंगे कि नहीं वॉल हम लोगों को अंदर रखे हैं तो वॉल को छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो वॉल के साथ भी कॉलिशन करेंगे। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खुद के साथ भी कॉलिशन करेंगे, वॉल के साथ भी कॉलिशन करेंगे, खुद के साथ भी करेंगे एंड वॉल के साथ भी करेंगे। तो बेसिकली अगर ये सिचुएशन है तो वो जो कॉलिशंस होंगे वो इलास्टिक टाइप का, ऑल द कॉलिशंस विल बी इलास्टिक इन नेचर, ऑल द कॉलिशंस विल बी इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, इलास्टिक एंड इलास्टिक कॉलिशन का प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़े हो, क्या प्रॉपर्टी था उसमें? काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व्ड रहता है। ठीक है, कॉन्जर्व्ड रहता है मतलब कांस्टेंट होता है, और जो हमारा मोमेंटम होता है वो भी कांस्टेंट रहता है या कॉन्जर्व्ड रहता है। तो इलास्टिक कॉलिशन ऐसा एक कॉलिशन है जहां पे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कांस्टेंट होता है। एंड तीसरा चीज कि मोमेंटम जब हम कॉन्जर्व देखेंगे ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे देखेंगे उसको, एंड मान लो इधर एक ऑब्जेक्ट जाके कोलाइड किया, अगर वेलोसिटी v था तो ऑब्वियसली रिटर्न भी वेलोसिटी v पे ही करेंगे क्योंकि उसमें कोई लॉस नहीं होगा, है ना, फॉर इलास्टिक कॉलिशन। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व रहता है, तो मान लो ये हाफ एम वी स्क्वायर से जा रहा था, उधर कोलाइड किया तो हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी लेके ही रिटर्न करेंगे। यहाँ पे अगर मान लो एम भी मोमेंटम लेके स्ट्राइक करने के लिए गया था तो एम भी मोमेंटम लेके ही रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटीज जो है वो सेम हो जाएगा एट द टाइम ऑफ गोइंग फॉर कॉलिशन एंड रिटर्निंग आफ्टर कॉलिशन। ठीक है, दोनों ही क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं इसके आधार पे हमारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जस्ट अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में इसके बारे में और मतलब डिस्कस करेंगे, जो कि मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम भी कभी कभी बोलते हैं, और एंड रिलैक्सेशन टाइम को मीन फ्री टाइम भी बोलते हैं, बट रिलैक्सेशन टाइम वर्ड जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रिलैक्सेशन टाइम किस लिए इंटरेस्टिंग है, हम आ रहे हैं। देखो, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है एंड रिलैक्सेशन टाइम जो है इसको टाउ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है एंड रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट किया जाता है। अभी अगर मान लो किसी मीन फ्री पाथ होता क्या है, तो दो शख्स, देखो एक लाइन बोल रहा हूँ, समझ नहीं पाओगे फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन अगर तुम लोगों को लिखना है ऐसे लिखना है कि द पाथ लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। दिस इज द डेफिनेशन। क्या? द पाथ लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशन is known as mean free path and it is denoted by lambda। तो लैम्डा से इसको डिनोट किया जाता है। तो पाथ लेंथ है दो कॉलिशन के बीच में, उसको मीन फ्री। अब इसको थोड़ा और मतलब गहरी से समझते हैं। देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल यहाँ पे है,
इधर से एक मॉलिक्यूल जाके इसके साथ कोलाइड किया, ठीक है, ऑब्वियसली इलास्टिक कॉलिशन होगा, होने के बाद क्या होगा, उसका मैटर छोड़ो कि जिसके साथ कॉलिशन हुआ उसको छोड़ दो, ठीक है, खुद को देखो कि जो हम जा रहे हैं जाके एक के साथ टकराया, उसको छोड़ दो, जिसके साथ टकराया भाग जाओ दूसरे साइड पे, तो फिर से और एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे था, उसके साथ भी कॉलिशन हुआ। तो इस मॉलिक्यूल का कॉलिशन एक बार यहाँ पे हुआ, फिर कॉलिशन होने के बाद कुछ पाथ ट्रैवल किया, ठीक है, ट्रैवल करने के बाद इसके साथ कॉलिशन हुआ, राइट। तो यहाँ पे इसके इन दोनों के यहाँ पे एक कॉलिशन, फर्स्ट कॉलिशन, यहाँ पे सेकेंड कॉलिशन, तो ये जो दो सक्सेसिव कॉलिशन है किसी मॉलिक्यूल का, उन कॉलिशन के बीच में वो जो जितना ट्रैवल किया, जितना रास्ता, जितना पाथ ट्रैवल किया, उसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ फॉर दैट पार्टिकल। लेकिन फैक्ट ये है कि मान लो इधर यहाँ पे कॉलिशन हुआ, इसके बाद वाला जो कॉलिशन होगा अगर थोड़ा नज़दीक हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तभी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो यहाँ पे लैम्डा बोल रहे हैं, मान लो ये λ/2 हो गया, तब तो वैल्यू चेंज हो रहा है मीन फ्री पाथ का, तब कैसे होगा ये, तो इसलिए ही ये पाथ लेंथ नहीं होगा यहाँ पे मीन फ्री पाथ की पे, क्योंकि मीन वर्ड को यूज किया जा रहा है, मतलब एवरेज वर्ड को यूज किया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा, किस टाइप का, द एवरेज पाथ लेंथ, क्या आएगा, द एवरेज पाथ लेंथ, ठीक है, द एवरेज और मीन पाथ लेंथ, तब हम मीन ले लेंगे, मतलब जितना भी कॉलिशन हुआ सारे पाथ लेंथ का एवरेज ले लेंगे, बस आ जाएगा अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू, वही मीन फ्री पाथ है, ठीक है। तो द एवरेज पाथ लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। अभी रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन नाम क्यों है, देखो कभी किसी के साथ टकराया या झगड़ा किया या कुछ मारपीट किए, तो उस टाइम पे क्या होता है, मतलब टायर्डनेस, थकान आता है ना, तो उसको कटाने के लिए रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ता है आफ्टर दैट कॉलिशन, या आफ्टर दैट मतलब कोअल, आफ्टर दैट कॉन्फ्लिक्ट ग्लिच, है ना, करना पड़ता है रिलैक्सेशन, रिलैक्स लेना मतलब की जरूरत होता है रिलैक्सेशन की। तो पहले मान लो एक कॉलिशन हुआ, इसके साथ कॉलिशन हो गया, यहाँ पे टायर्ड हो गया मॉलिक्यूल, उसके बाद कुछ टाइम तक ये मूव करेंगे, मीन फ्री पाथ जो है उस पाथ के बराबर मूव करेंगे, जहाँ पे उसको कोई कॉलिशन, मतलब कोई टोकेगा नहीं उसको बीच में, तो वहाँ पे वो रिलैक्स करते हुए जा रहा है, राइट। जितना टाइम लग रहा है उस पाथ को ट्रैवल करने के लिए, टाउ, उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एवरेज टाइम between two successive collision. Average time between two successive collision is known as relaxation time. And mean free path क्या है, is the average distance or average path length between two successive collision is known as mean free path. I hope ये थिंग क्लियर है, इसको और अच्छे तरीके से, एंड इसका जो थियोरी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सब कुछ हम डिराइव करेंगे, लेकिन ये बिगिनिंग क्लास है, हम जस्ट ओवरव्यू देख के चल रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में, अभी इस क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे आइडियल गैस एंड रियल गैस का बिहेवियर, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये थोड़ा सा देंगे इसका ओवरव्यू, किस कंडीशन पे रियल गैसेस जो है, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, सारे कुछ चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इस क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू। और हाँ, इसका जो मेन कोर पार्ट्स हैं नोट डाउन कर लो, अगर नहीं किए हो और एक बार देख के भी नोट डाउन करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हुआ है ये क्लास। एक चीज़ भी अगर मिस किए हो ना, तो बाद में सोचोगे कि हाँ वो उस क्लास में सर ये बताए थे लेकिन हम नोट नहीं किए थे, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आने वाला है, ठीक है। ओके, अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस रिलेटेड नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले मिल सके, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड दोस्तों के साथ, ठीक है। इस वीडियो के देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।